तो द चैनल दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के पीवाईक्यूज फॉर सीबीटी की प्रिपरेशन। तो आओ स्टार्ट करते हैं। 2023 का ये पेपर है, उससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग का ही है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ठीक है, हम लोग कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट। तो ए का तो फर्स्ट। सिलेक्शन मतलब कि हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। सो चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इज सिलेक्शन। बी का फोर्थ। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक स्किल्स टू एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मतलब कि आप एम्प्लॉय को उसकी प्लेस दे रहे हो और एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर रहे हो विद अदर पीपल, तो दैट इज ओरिएंटेशन। ठीक है, सो डी का थर्ड, इस तरह से। ओके, ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ। ओके, डन। ठीक है, इसके बाद देखो फॉर्मूले गिवन है, हमें रेशो से मैच करना है। दिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो ए का तो होगा थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, सो ऑप्शन बी या सी में से आंसर बनेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, सो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, सी जो आपको फॉर्मूला गिवन है ये डेट सर्विस कवरेज रेशो का है। एंड गिवन है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके, तो आपने कुछ कुछ फॉर्मूले तो रेशियोज में पढ़े हैं, अकाउंटिंग रेशियोज में, अकाउंट्स में वही है। इसके बाद गिवन है रोहन हैड गिवन एन इंटरव्यू इन सुब लिमिटेड। तो दिया है रोहन हैड गिवन एन इंटरव्यू इन सुब लिमिटेड एंड was selected as the HR मैनेजर। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज जॉब ही मेट मिस्टर राकेश। तो रोहन ने एक नई जॉब स्टार्ट करी है जहाँ पे उसने फर्स्ट डे मिस्टर राकेश से मीटिंग करी। मिस्टर राकेश गेव रोहन अ टूर ऑफ द ऑफिस एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज सुपीरियर्स। तो मिस्टर रोहन ने उसके बेसिकली ऑफिस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया उस नई एम्प्लॉय को। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो कौन सा स्टाफिंग का प्रोसेस पॉइंट है? तो दिस इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, जब भी आप एक नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराते हो विद द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस बतानी है। दिया है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो ये तो इम्पोर्टेंस है, इसको नहीं लेंगे। मोर कॉस्ट इज इन्वॉल्व, बिल्कुल। कंट्रोलिंग में काफी ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, तो एक तो ये लिमिटेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी एक्वायर्ड, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन बनता है। एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो बी और डी, बी एंड डी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो हमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को मैच करना है विद द मीनिंग। दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, स्टेटस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। सो यहाँ पे स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रैंक कितनी है। सो रैंकिंग पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेटस। तो बी का तो फर्स्ट आएगा। ठीक है, बी का फर्स्ट। इसके बाद हम आगे देखें तो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट का मतलब है ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, दिस इज जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो एक हमने देखा बी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, बी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में देखो हमें दिया है सेकंड, individual autonomy, reward, orientation are the characteristics of an organization. Organizational characteristics are organizational climate, तो ए का सेकंड। एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? गिविंग मोर पावर, गिविंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी टू सबॉर्डिनेट। अगर आप पावर दे रहे हो सबॉर्डिनेट को तो वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आता है। ठीक है, तो बी का सॉरी सी का था। ठीक,
डन। इसके बाद नेक्स्ट है अश्विन वांट्स टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट दैट इज अ बाइसाइकिल एंड वांट्स टू रीच अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल ओवर अ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, सजेस्ट अ प्रमोशनल टूल मेथड। सो बेसिकली अश्विन को अपना प्रोडक्ट है बाइसाइकिल, उसको प्रमोट करना है और वो चाहता है कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए उसका प्रोडक्ट। ठीक है, एक लार्ज एरिया उसे कवर करना है। तो लार्ज एरिया की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, रीच की बात हो रही है, तो ये होता है हमारा एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को केटर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मिस्टर अरमान इज अपॉइंटेड एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन द फैक्ट्री। द लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस इज शेयर्ड विद हिम। मिस्टर अरमान इज आस्क्ड टू पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो बेसिकली मिस्टर अरमान को हमने क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोस्ट पे हायर करा है, तो आपको कंट्रोलिंग के ही पॉइंट्स गिवन है, उनको आपको अरेंज करना है। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, तो लिखा है सेटिंग द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। सबसे पहले आप क्राइटेरिया सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो, तो सबसे पहले तो सी आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। सो पर्सनली ऑब्जर्व द वर्क डन बाय वर्कर्स। काम क्या किया है उसको आप ऑब्जर्व करो, तो ऑप्शन ई। ठीक है, सी ई, तो ऑप्शन सी बनना चाहिए आंसर मेरे ख्याल से। इसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे विद द क्राइटेरिया विद द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कंपेयर करते हो, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद कीपिंग इन माइंड द की रिजल्ट एरियाज द डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट इज ब्रॉट टू द नोटिस। हम डेविएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी। और लास्ट में एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन टू मीट द टारगेट। एम्प्लॉय को हमें ट्रेन करना है कि टारगेट अचीव कर पाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए। दिस इज द सीक्वेंस, CEB DA। ठीक है, इसके बाद दिया है द डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ होम लोन्स इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स फॉर बाइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हमें डायमेंशन बताना है, होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो गए। इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमिक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दिया है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेसेस को अलाउ किया जाता है कि वो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनके साथ वो एडजस्ट कर पाए, अकोमोडेट कर पाए। तो ये कौन सी इंपॉर्टेंस हुई, अडेप्शन टू चेंज, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितना भी चेंज आएगा आप उसे अडॉप्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा, बीच बीच में मैं ये जो एक दो क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ ना, तुम लोग ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन स्किप मार रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पेपर पहले पूरा पढ़ लिया है, तो मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, CUET के सिलेबस में, इसलिए वो क्वेश्चंस स्किप कर रही हूँ। ठीक है, या कोई एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना, गलत आ रखा होता है पेपर में, तो वो भी मैंने स्किप कर दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, तो ये मत सोचना कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप मार के बस जल्दी जल्दी करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद दिया है राकेश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन अजंता लिमिटेड। ही इंटरप्रेट्स एंड कम्युनिकेट्स द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू हिज पर्सनल। सो राकेश को हमने एज अ फाइनेंस मैनेजर रखा हुआ है, मतलब राकेश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो वो करता क्या है कि जितनी भी पॉलिसीज होंगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उनको इंटरप्रेट करेगा, उनको कम्युनिकेट करेगा। आपको बताना है कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे राकेश काम कर रहा है। सो फाइनेंस मैनेजर है, यानी कि डिपार्टमेंटल हेड हुआ, तो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट है। ओके, इसके बाद दीज आर द रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। रूटीन स्टेप्स हैं कि कैसे काम करना है। इट प्रोवाइड्स एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। एक प्रॉपर आपको मैनर पता चलता है, एक सीक्वेंस पता चलता है कि किस तरह से हमें काम करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन से टाइप का प्लान होगा। स्टेप्स की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दिया है Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need of small cars in an environment of rising petroleum prices and large middle class population in India। तो मारुति उद्योग जो है वो लीडर बन चुकी है स्मॉल कार मार्केट में, क्योंकि मारुति उद्योग जो थी वो फर्स्ट थी जिसने स्मॉल कार्स की नीड को समझा। ठीक है, लोगों की नीड्स को समझा, एनवायरमेंट को समझा। तो आपको इंपॉर्टेंस बताना है कौन सा होगा। देखो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, तो दिस इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने ली। ठीक है, which step of planning process involves doing managerial functions, sorry, which
step of planning process involves other managerial functions as well and leads to doing what is required. तो कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप है जिसमें बाकी फंक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और आपको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या काम करना है, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे तो एक्चुअल में काम स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग की जरूरत भी पड़ेगी, है ना, तो बाकी मैनेजरल फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अच्छा, इसके बाद इनको मैच करो जल्दी से। दिया है इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम। सो ए का तो थर्ड, ए का थर्ड बस एक ही में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट इज नॉट अटरेबल। जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बट बोल नहीं सकते, ये होता है ब्रांड मार्क, लोगो हो सकता है कोई भी। इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि ट्रेडमार्क, और नेम टर्म साइन सिंबल जिससे हम प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये होता है ब्रांड, ब्रांड, ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स को अरेंज करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं हर साल। देखो, सबसे पहले आएगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी। इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, ऑप्शन ए। देन एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है, ऑप्शन सी, ठीक है, बी ए सी। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, और लास्ट में सिलेक्शन डिसीजन, बी ए सी ई डी, ऑप्शन बी, ठीक। Identify the characteristic of management according to which management involves management of work, management of people, management of operations। कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जिसमें ये तीनों ही की बात होती है? ये होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तीन डायमेंशंस होती है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अचानक से बढ़ गई जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इससे क्या हुआ, प्रॉफिट्स काफी कम हो गए। कौन सा लिमिटेशन है प्लानिंग का, ये आपको बताना है। तो देखो, सब कुछ बहुत ही अचानक से हुआ है, सडन हुआ है ना, तो मतलब कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, उसके वजह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद नेम द मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मेथड बताना है। इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स एंड फिल द वैकेंसीज एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड। तो कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मेथड है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का डेटाबेस मेंटेन करती है फॉर फ्यूचर पर्पस? तो दिस इज कैजुअल कॉलर्स, ठीक है, कैजुअल कॉलर्स में हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, जैसे कि वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्टर्स एक्सेट्रा बाय द सेंडर। आपको कम्युनिकेशन टूल का पॉइंट बताना है, सॉरी, कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट बताना है जिसमें जो सेंडर है वो अपने मैसेज को कन्वर्ट करता है वर्ड्स में, पिक्चर्स में, सिंबल्स में, जेस्टर्स में। तो ये होता है एनकोडिंग, एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग करना है, ओके। इसके बाद राकेश इज वर्किंग इन अ ब्लू पॉटरी इंडस्ट्री। हिज जॉब इज टू पेंट द पॉट्स। He daily paints 30 pots out of which 2 or 3 get spoiled due to mishandling of the pots। तो राकेश का काम है कि वो पॉट्स को पेंट करता है और हर दिन 30 पॉट्स को पेंट करता है जिसमें से 2 या 3 खराब हो जाते हैं। His foreman, Mr. Mohan, knows about the damages made by Rakesh but does not tell him anything। तो मिस्टर मोहन को पता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, कि 2-3 पॉट्स तो खराब हो रहे हैं, बट वो कुछ बोल नहीं रहा। One day Mohan scolds राकेश एज ही हैड स्पॉइल्ड 5 pots out of 30। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मोहन ने राकेश को डांट लगा दी क्योंकि 30 में से 5 पॉट्स तो खराब हो गए। कौन सा मेथड है एनालाइजिंग डेविएशंस का, वो आपको बताना है। देखो, ये वाला है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है कि आप एक लिमिट सेट कर लो, उस लिमिट के अगर आगे कुछ चीजें जा रही है ना, तब आप एक्शन लो। जैसे कि 2-3 पॉट्स अगर खराब हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन उससे ज्यादा हो गया ना, 5 पॉट्स खराब हो गए, तो उस केस में मिस्टर मोहन ने एक्शन लिया और उसकी डांट लगा दी। सो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक। इसके बाद द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। तो जो नई मार्केट कंडीशंस है उसमें हमें ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है ज्यादा स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो। आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इस पॉइंट से रिलेटेड।
तो नेसेसिटी फॉर चेंज की बात नहीं है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स भी नहीं है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कमिटमेंट वाला होना चाहिए, तो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर को हमें अरेंज करना है। सो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले तो हम रजिस्टर्ड ब्रोकर को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा सबसे पहले। तो ये दोनों तो हटा दो। इसके बाद या तो ए आएगा या बी आएगा, पढ़ लेते हैं। तो आप ऑप्शन नीचे जो पॉइंट्स है उसमें से हिंट ले लिया करो। ठीक है। इसके बाद ओपन अ बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बिल्कुल, हम पहले अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन मेरे ख्याल से सी ही आना चाहिए, फिर डी बी ई, डी बी ई। तो देखो, प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, पहले हमने रजिस्टर्ड ब्रोकर को अप्रोच किया, फिर एक अकाउंट ओपन हुआ, उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इसके बाद जो ट्रेड है हमारा एग्जीक्यूट होगा विद इन 24 आवर्स, और एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया जाएगा टू द इन्वेस्टर। ठीक है, ऑप्शन बी। और लास्ट में सेटलमेंट साइकिल जो है वो 2 + डे के अकॉर्डिंगली चलता है, तो सेटलमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप नीचे ऑप्शन चेक कर लिया करो कि क्या सीक्वेंस बनना है, अगर आपको स्टार्टिंग के एक दो भी पता है ना, श्योर हो, में पता है कि यार सबसे पहले तो रजिस्टर्ड ब्रोकर को हम अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले तो ऑप्शन सी ही आएगा। तो वैसे ही आपके दो स्टार्टिंग के ए और बी ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद दिया फोनिक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर प्रॉफिट्स अमंग देयर एम्प्लॉइज एज इंसेंटिव्स एवरी ईयर। तो फोनिक्स लिमिटेड जो है वो अपने प्रॉफिट्स का 10% हर साल अपने एम्प्लॉइज को एज इंसेंटिव देता है। कौन सा टाइप ऑफ प्लान है ये आपको बताना है, पॉलिसी, रूल, स्ट्रैटेजी या प्रोग्राम। ये है पॉलिसी। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है कि हर साल वो अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स दे रहे हैं, दिस इज अ पॉलिसी। ओके। इसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इट शोज द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डेलीगेशन से हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। तो देखो, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, एम्प्लॉय मोटिवेशन नहीं है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, दिस इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, सुपीरियर सबऑर्डिनेट हिरार्की बन रही है, तो ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है। तो देखो, पेन डे, कॉन्ट्रैक्ट नोट, पे आउट डे, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ शेयर्स बॉट, सोल्ड, प्राइस, डेट एंड टाइम ऑफ डील। तो सारी डिटेल्स लिखी है कॉन्ट्रैक्ट नोट में। तो बी का तो फोर्थ आएगा, बी का फोर्थ, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर होंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप क्या है, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप होगा when the shares are bought and sold, it is communicated to broker terminal and order is executed electronically. सो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप यही होगा, डी का फर्स्ट। ठीक है, जब शेयर्स बॉट एंड सोल्ड होंगे तो उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि हाँ आपका ट्रेड कंफर्म हो चुका है। ठीक है, सो डी का फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो, बी का फोर्थ, डी का फोर्थ, तो ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए का थर्ड। पेइंग डे क्या है, द डे व्हेन द ब्रोकर शेल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर टू एक्सचेंज। ठीक है, पेइंग डे। और पे आउट डे यानी द डे व्हेन एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द ब्रोकर, जब एक्सचेंज है वो शेयर को डिलीवर कर देगा, तो पे आउट डे सेकंड। ठीक है। ओके। इसके बाद मिस्टर एक्स इज डिजाइनिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ फंड्स फॉर एन organization's future operations to ensure that enough funds are available at right time. Identify the concept being highlighted above. तो मिस्टर एक्स एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिसमें बेसिकली सारे फ्यूचर ऑपरेशंस लिखे होंगे कि हम फंड्स को कैसे यूज करेंगे और राइट टाइम पे आपको फंड्स अवेलेबल हो जाए। तो ब्लूप्रिंट की बात होती है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। इसके बाद दिया है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें बताना है। ओके। रजत इज रनिंग अ केटरिंग बिजनेस, ही प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विसेज फॉर मैरिजेस।
ठीक है। ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय अ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल दैट फॉर द नेक्स्ट 45 days देयर आर नो मैरिजेस एज द डेट्स आर नॉट ऑस्पिशियस फॉर मैरिज। तो रजत जो है उसका केटरिंग बिजनेस है। ठीक है। सो पंडित पंडित जी ने, प्रीस्ट यानी पंडित जी ने ये बताया कि अगले 45 दिन तक कोई भी मैरिजेस नहीं है, क्योंकि ऑस्पिशियस नहीं है। बट आफ्टर दैट for 10 days there will be many marriages due to good omen, but after 10 days there will be so many marriages. So hearing this, Rajat started collecting raw materials such as rice, sugar, flour and spices, as the prices of these resources are low due to low demand. तो उसने क्या किया, अभी से फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, बिकॉज प्राइस कम था। अब बताओ कौन सा इंपॉर्टेंस है, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना। तो ये आएगा आपके पास, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, एनवायरमेंट को समझा और यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है। Then it refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges, namely interest payment, preference dividend, and repayment obligation. It is known as. तो कौन सी पोजीशन है, कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है जिसमें कंपनी अपने फिक्स्ड चार्जेस को पे नहीं कर पाती? ये होता है फाइनेंशियल रिस्क, कि आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस पे करने की कैपेसिटी में नहीं हो। फाइनेंशियल रिस्क। ओके। Then which of the following statements are not correct in context of management as a profession? तो कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस। एंट्री फॉर डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एजुकेशनल डिग्री। अगर आपको मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको एक डिग्री चाहिए होगी क्या? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो एक तो आंसर ये होगा। ठीक है। The purpose of management is to help the organization to achieve its stated goals. बिल्कुल। The managers are not bound to follow ethical code of conduct laid by professional associations. तो मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं, बट उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। There is compulsion for managers to have professional association with All India Management Association. सो मैनेजर्स के लिए क्या ये कंपलसरी है कि आपको AIMA का पार्ट बन के चलना है? नहीं है कंपलसरी। ठीक है, नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी और ई आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी एंड ई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इट अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वेयर इन द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म दैट ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। तो कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट है ये बताना है, कि जहाँ पे जो सबॉर्डिनेट है उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है जो कि उसको सुपीरियर ने असाइन करी है। तो ये सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। Identify the process that synchronizes all the functions of management together so that organizational goals are achieved. कौन सा प्रोसेस है इसमें हम फंक्शंस को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं? भाई सिंक्रोनाइज से ही समझ जाओगे। कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन? इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। गलत टिक मत मारना कोऑपरेशन को। अच्छा, इसके बाद द बिजनेस रिलेटेड विद अ नंबर ऑफ फोर्सेस including suppliers, shareholders, etc. Similarly, customer consumer activist group need to be satisfied because they can impose restriction on sales of the firm's product directly by urging customers to refrain from buying them or through the imposition of laws. तो कस्टमर ग्रुप जो होता है उनको भी सेटिस्फाई रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं एक फर्म के ऊपर, एक फर्म की सेल्स के ऊपर, है ना। बाकी कंज्यूमर्स को वो कह सकते हैं कि यार आप इस बिजनेस से सामान मत लो, है ना। तो आपको अपने कस्टमर्स को तरीके से हैंडल करके चलना है। नाउ अ डेज सेपरेट डिपार्टमेंट इज शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के टाइम में हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के चलते हैं इसी पर्पस के लिए कि आप अपने कस्टमर्स के संग अच्छे संबंध बना के चल पाओ। और ये होता है हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, PR डिपार्टमेंट। ठीक है, PR डिपार्टमेंट। It is a short-term negotiable instrument issued by RBI on behalf of government maturing in less than 1 year. So मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें RBI जो है वो इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट? तो ये होता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल। कैश फ्लो पोजीशन इन ऑफ अ कंसर्न अफेक्ट्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कैश फ्लो पोजीशन किस किस को इम्पैक्ट करेगा? तो वो आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है या नहीं, वो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, है ना। आपको अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो कैश फ्लो होना चाहिए ना, तो एक तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट करेगा,
बिल्कुल, कि कितना पैसा डेट से लेना है, कितना इक्विटी से लेना है, तो वहां पे भी आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन को देख के चलना है, क्योंकि अगर डेट लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कैश में ही जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आएगा। ठीक है, फिक्स कैपिटल में नहीं होता। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन भी यही है कि कितना डेट कितना इक्विटी, तो यहाँ पे भी आपको कैश फ्लो देखना होगा। और डिविडेंड डिसीजन में भी कैश फ्लो पोजीशन इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आप डिविडेंड तभी दे पाओगे जब आपके पास कैश अवेलेबल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए, बी, डी और ई। ओके, इसके बाद द जॉब्स इन अक्षय सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डिंग्स टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो ये कंपनी है जिसमें जो जॉब्स है ना, वो लोगों को असाइन करी है उनकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली। स्टेप बताने हैं आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। तो अगर आप लोगों की स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम असाइन कर रहे हो तो दिस इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ओके, calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries, audits of stock exchange and intermediaries। कौन सा फंक्शन है सेबी का, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है, आप इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हो, तो ये सब हमारे रेगुलेटरी फंक्शन में आते हैं, रेगुलेटरी। ओके जी, डन। Then motivation process is based on human needs, which begins at unsatisfied need followed by। तो आपको मोटिवेशन प्रोसेस पूछा है, सबसे पहला पॉइंट आता है अनसेटिस्फाइड नीड। आपकी कोई नीड अनसेटिस्फाइड है तो उससे क्या होगा, आपको टेंशन होगी भाई, टेंशन हो जाएगी। ऑप्शन डी। ठीक है, टेंशन होगी, तो ऑप्शन डी तो एक ही में ही है, तो बी ही आंसर बनना चाहिए। अगर अनसेटिस्फाइड नीड है तो आपको टेंशन होगी, टेंशन होगी तो आप ड्राइव्स, ऑप्शन ए। इसके बाद आप सर्च करोगे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, देन आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी और लास्ट में टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको जितने ही बिजनेस स्टडीज में प्रोसेस है वो सारे आने चाहिए। ठीक है, सारे ही प्रोसेस करने हैं। ओके, इसके बाद कपिल गॉट प्रमोटेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर टू सीनियर मैनेजर। तो कपिल का प्रमोशन हुआ, ही गॉट न्यू केबिन, रिसेंटेड पार्किंग फॉर हिज कार एंड अ पर्सनल असिस्टेंट। तो उसको एक तो न्यू केबिन मिला, पार्किंग मिली है, पर्सनल असिस्टेंट मिला है अकॉर्डिंग टू हिज न्यू डेजिग्नेशन। दीज पर्क्स विल सेटिस्फाई विच नीड। तो कौन सी नीड्स पूरी होंगी इन सभी पर्क से, आपको ये बताना है। तो देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो नहीं कह सकते, सोशल नीड्स की बात नहीं हुई, सेफ्टी नीड्स की बात में भी नहीं हुई, दिस इज एस्टीम नीड्स। ठीक है, आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी एक तरह से। ठीक है, एस्टीम नीड्स। इसके बाद केस स्टडी गिवन है, तो इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। दिया है, मिस सी बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम द मार्केट एंड पेड मनी थ्रू कैश फ्रॉम वेंडर मिस्टर एक्स। ठीक है, तो मिस सी ने एक आयरन परचेज करी है और कैश पे कर दिया वेंडर को, बट शी फॉरगॉट्स टू कलेक्ट द बिल फॉर द डील एज रिटन एविडेंस। उसने बिल कलेक्ट ही नहीं करा, बिल कलेक्ट करना रह गया। द आयरन वॉज ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट। Once she was using the iron, she realized that it was not working properly. तो ऑल्दो ISI मार्क्ड प्रोडक्ट था बट काम नहीं कर पाया वो प्रोडक्ट सही से। ठीक है, then she immediately contacted the vendor and asked him to remove the defect in the product or replace it with the new one। तो उसने बोला वेंडर को कि आप मेरे प्रोडक्ट को या तो रिप्लेस करो या फिर सही कर दो। The vendor did not listen to her and refused to accept that this product is sold by him to her। बट वेंडर ने मना कर दिया ऐसा कुछ भी करने से। ओके, she discussed the matter with her father and advised her टू सीक लीगल हेल्प इन दिस केस। तो उसके फादर ने उसको एडवाइस किया कि आप इसके लिए कोर्ट में जाके हेल्प लो। फाइनली शी डिसाइडेड टू फाइल अ केस अगेंस्ट द वेंडर इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो केस फाइल करने गई, बट वाइल फाइलिंग द केस शी गॉट स्टक इन बिटवीन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल एविडेंस टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट सच एज कैश मेमो और बिल ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो वो चाहती थी कोर्ट में केस फाइल करना बट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। ओके, अच्छा, ठीक है। सो अब आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द राइट ऑफ द कंज्यूमर विच मस्ट बी एक्सरसाइज इन द करंट सिचुएशन ऑफ बाइंग अ इलेक्ट्रिकल गुड। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज करने हैं तो कौन सा राइट हम एक्सरसाइज करेंगे? इलेक्ट्रिकल गुड के केस में आएगा राइट टू सेफ्टी। ठीक है, राइट टू सेफ्टी।
ओके। अच्छा, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इग्नोर्ड। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर हुई है? साफ साफ बताया है, मस्ट ऑब्टेन कैश मेमो, है ना, बिल डिनर है क्या, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं होगी। ओके। अच्छा, तुम बाकी ऑप्शंस, यार मैं सारे क्वेश्चंस में बाकी ऑप्शंस पढ़ नहीं रही बिकॉज समझ में आ रहा है, आप पढ़ के देख लेना, ठीक है, इतना काम कर सकते हो यार, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। If Miss C gets a chance to lodge a complaint in court, so which is the right place to file a case first for getting the relief? तो अगर कोर्ट में केस फाइल करना होता तो कहाँ पे जाते? हम जाते सबसे पहले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। अंडर विच एक्ट मिस सी कैन सीक टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर? कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हम एज अ कंज्यूमर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो ये होता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेटेस्ट, ठीक है। Which consumer right was violated by the vendor when he refused to listen to Miss C and accept the faulty iron? तो वेंडर ने कौन सा राइट वायलेट करा है? वेंडर ने सुना ही नहीं, है ना, मिस सी की बात ही नहीं सुनी, तो यानी कि राइट टू बी हर्ड, सुना ही नहीं, राइट टू बी हर्ड, ठीक है। चलो ये डन। इसके बाद लास्ट है हमारे पास, दिया है, पढ़ते हैं। परम एंड रजत, यानी रजत नाम ज्यादा पसंद आ गया मुझे लगा। परम एंड रजत रन अ बर्गर स्टोर इन गैंगटॉक। While visiting their store, स्वाति observed the following points। तो ये दोनों एक बर्गर स्टोर रन करते हैं और स्वाति ने विजिट करा उनका स्टोर, कुछ कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व करे, जैसे कि द वर्कर डिड नॉट नीड टू मूव मच while serving a customer as the trays were placed on his right hand upper shelf। जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा ना हिलना नहीं पड़ता, मूव नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो ट्रेज हैं वो उनकी राइट हैंड साइड पे रखे हुए हैं, ठीक है। टिश्यूज राइट साइड ऑफ लोअर शेल्फ, स्पून्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अपर शेल्फ, straws and cups were placed in the right rack next to vending machine and the burgers were just behind him। तो बेसिकली वर्कर्स के लिए टाइम सेव हो रहा है क्योंकि सारी चीजें तरीके से प्लेस की गई हैं, ये बताया गया है इसमें। During her 3 days stay, she visited the store daily and saw the staff doing different jobs। तो उसने 3 दिन स्टोर को विजिट करा, उसने देखा कि तीनों ही दिन स्टाफ अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं। A worker who was handling the cash was cleaning the floor on the next day and was cleaning the tables on the third day, ठीक है। अच्छा, बिग बाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है, which principle of management is neglected when the worker was working at 3 different places on all 3 days? कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाए गया है जब वर्कर अलग अलग काम कर रहा है अलग अलग दिन पे? तो यहाँ पे बात हो रही है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की, कि आपने एम्प्लॉय को स्टेबल नहीं रखा है एक जॉब पे, है ना, एक दिन वर्कर कुछ कर रहा है एक दिन कुछ और काम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, स्टेबिलिटी। इसके बाद द वर्कर्स, अच्छा पढ़ना पड़ेगा हमें। दिया है, एवरीवन वाज ड्रेस्ड अप इन सिमिलर यूनिफॉर्म। तो सारे वर्कर्स सिमिलर यूनिफॉर्म में, ब्लैक शूज, कैप, सॉक्स, ब्लैक ट्राउजर्स, ऑरेंज टी शर्ट्स एक्सेट्रा। दे कैरीड देयर नेम बैच ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब देखो दिया है, द वर्कर्स वर ऑल वेयरिंग ब्लैक कैप, शूज एक्सेट्रा, द यूनिफॉर्म वॉज ऑल सिमिलर। कौन सा प्रिंसिपल है कि सब लोग एक ही ऐसे यूनिफॉर्म वियर कर रहे हैं? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है, ठीक है। इन द बर्गर स्टोर द वर्कर डिड नॉट नीड टू मूव मच। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ओनर ने फुलफिल करा है कि आपको वर्कर को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सारी चीजें, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना कि सभी चीजों के लिए एक प्रॉपर प्लेस थी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, आगे इसमें दिया है, शी ऑल्सो ओवरहर्ड द स्टाफ डिस्कसिंग अबाउट न्यू वर्कर who was not up to the mark and how they supported him by explaining the way thing had to be done so that his performance could improve। तो जो कौन ऑब्जर्व कर रहा था ये सब? स्वाति ने ऑब्जर्व ये भी किया कि जो स्टाफ है ना वो नए वर्कर को सिखा रहे हैं, क्योंकि वो तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो बाकी वर्कर्स नए वर्कर को सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, वर्कर्स इन द बर्गर स्टोर आर हेल्पिंग आउट द न्यू एम्प्लॉय। दिस गिव्स राइज this gives rise to a spirit of mutual trust and belongingness among the teams। कि एक, बाकी वर्कर्स एक वर्कर को हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। कौन सा प्रिंसिपल है ये है एस्पिरिट डी कॉप्स, कि सब लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं। ओके, ओके। इसके बाद
आगे पैसेज में लिखा है, while looking around the store she saw a soft board on which person's picture was put up as employee of the month. She began to smile as the name on the soft board were similar to her. चलो क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाउ विल द पिक्चर विद द नेम ऑफ द एम्प्लॉई एज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इम्पैक्ट एन एम्प्लॉय। तो फर्म ने क्या किया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसा एक पिक्चर लगाया नोटिस बोर्ड पे, तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा एम्प्लॉय पे ये बताना है। तो अगर आपको एज ए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कंसीडर करा जा रहा है ना, तो उससे इट मेक्स द एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर वर्क विद बेटर एफिशिएंसी। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, डन। देखो बाकी पॉइंट्स भी हो सकते हैं आंसर, कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगा, जॉब सिक्योरिटी का एक सेंस क्रिएट होगा, बट सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, इसलिए ऑप्शन सी पे आपको टिक करना है। ठीक है, ओके, बस इतने कर लिए। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चंस देखे एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, अपना स्कोर बताना, तुमने मेजोरिटी क्वेश्चन सही किए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि सिंपल लगा होगा ये पेपर भी। और मिलते हैं नेक्स्ट में यार, एज ऑलवेज। ठीक है, मुझे और कुछ समझ नहीं आता यार वीडियो को एंड कैसे करें, तो मुझे लगता है मैं हर वीडियो में सेम ही चीज़ बोल रही होती हूँ, बट कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आगे, और इतना कर लो। थैंक यू सो मच।